यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि प्रोटीन पाउडर्स और स्टेरॉइड्स को अवॉइड करते हुए नेचुरल प्रोटीन डाइट अगर लेंगे, लॉन्ग टर्म होगा, थोड़ा देर से मसल बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो मसल टिकावा भी रहेगा और उसमें आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनर से अप्रोच होना जरूरी है। ट्रेनर के बगैर एक्सरसाइज, ट्रेनर के बगैर डाइट, ये एक ऐसी चीज है जैसा कि स्विमिंग पूल में किसी को छोड़ दिया, उसको तैरना नहीं आता तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। कुछ लोग ये देखते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को देख के वो डाइट मेंटेन करते हैं। जनरल लोग जो सिर्फ मसल बिल्ड करना है, उनको कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन उन्होंने देख रहे हैं किधर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर कितना ले रहा। इंटरनेट आपका ट्रेनर नहीं है। ये बॉडी बिल्डिंग थ्योरी गेम नहीं होता, बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिकल गेम है। सुबह में 3.5 घंटे एक्सरसाइज करना है, शाम में 3.5 घंटे, 7 घंटे का वर्कआउट, फिर दिन में स्पॉन्सर दौड़ना। मैं समझता हूँ विदाउट सपोर्ट घर वालों के, विदाउट फैमिली के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इंसान की अगर कामयाबी है तो उनके घर वालों का सपोर्ट, वाइफ का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे पोजिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। पोजिंग अच्छी स्टेज पे अगर आप अच्छी करें तो लोगों को भी अच्छा दिखना, जज को भी अच्छा दिखना। आजकल बच्चे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा 6 महीने में बॉडी बनना बोल रहे हैं, 1 साल में बॉडी बनना, ऐसा नहीं होता। आप जितना लॉन्ग टर्म करे, जितना अच्छा करे उतना अच्छा है। तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल सफर कैसा रहा, कहाँ का हुआ? अच्छा, हमारा पासपोर्ट नहीं आया। मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन फर्स्ट जो मैं सेलेक्ट हुआ था वो स्किप हो गया जी, मैं कहीं गया हुआ था। वालदा कॉल करके बोले अरे वीज़ा आया। और अरे मैं बोला क्या वीज़ा, कंपटीशन हो गया, कुछ वीज़ा नहीं रहता, पासपोर्ट ले लो। तो मैं कहीं था, फिर आके साइन करा तो देखा सब लोगों को उस वक्त सिर्फ 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का वीज़ा मिला था। मेरे को 10 ईयर्स का वीज़ा मिला। क्रिकेटर अजहरुद्दीन साहब से इतना इंस्पायर था कि मैं उन्होंने जब रिप्रेजेंट करते थे कंट्री को, वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया के कैप्टन रहे, तो मैं देखता था तो मैं सोचता था कि भाई मैं भी कोई फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्री के लिए करना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, कुछ कंट्रीब्यूशन है ना अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल वो बहुत ख्वाहिश थी, वो जज्बा था। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द एचआरएस शो। और आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से एक ऐसे नाम जिन्होंने न सिर्फ अपने स्टेट में बल्कि पूरे इंडिया में और उसके बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने अचीवमेंट्स के झंडे गाड़े। बहुत सारे ट्रॉफीज़ और बहुत सारे मेडल्स जीतने के बाद अब आप नेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं थ्रू हिज मोटिवेशनल स्पीचेस and trying to bring the positive mentality in our youth. Mr. World Silver Medalist 2008 Las Vegas, USA. Mr. Universe 6th place 2009 Florida, Miami, USA. Mr. India 2 times bronze medalist 2007 and 2008. Mr. South India 3 times 2004, 2005, 2006. Mr. South India 3 times. Mr. South Central Railway 8 times. From 1998 to 2006, Mr. Andhra Pradesh 9 times, Mr. Hyderabad 11 times, Indian Bodybuilding Team Captain 2008 and 2009, Rajiv Gandhi Vidya Vikas Awardee 2010, India Bodybuilding Team Coach, first Indian bodybuilding coach who made history for winning 4 medals in Muscle Mania Mr. World, Bodybuilding Championship in USA 2010, Federation of Indian Association recognized the services and felicitated in Chicago. Bharat Gaurav Samman Awardee 2014, Bharat के अनमोल नेशनल अवॉर्डी 2023, मिस्टर मोहतशिम अली खान। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। वेलकम टू द एचआरएस शो। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोग इस शो में बुलाने के लिए। मोहतशिम भाई, प्रोफाइल तो बहुत हैवी है आपकी, बहुत बड़ी है, बहुत सारे अचीवमेंट्स है, बहुत बहुत मुबारक। एंड इट्स एन ऑनर टू मीट यू। मैं खुद भी जो है थोड़ा बहुत जिम से दिलचस्पी रखता हूँ जी उसमें मेरे लिए ये किसी स्टार से मिलने से कम नहीं है कि इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद आपके मिस्टर वर्ल्ड और ये तमाम चीज़ों को देख के आई एम रियली इंस्पायर्ड। शुक्रिया, थैंक यू। तो कहानी शुरू करते हैं आपके बचपन से, थोड़ा बहुत आपके बारे में कि जैसे बचपन शुरू हुआ, वालिद साहब की क्या मसरूफियत रही। जी देखिए, मैं हैदराबाद से हूँ और पुराने शहर हुसैनी आलम से मैं बिलोंग करता हूँ जी। और मेरे वालिद साहब आरटीसी एम्प्लॉय थे और मेरी स्कूलिंग मॉडर्न हाई स्कूल हुसैनी आलम से हुई। फिर उसके बाद 4th से 7th तक आलिया स्कूल एलबी स्टेडियम के पास हुई। फिर उसके बाद
8 से 10 तक रोज़ी हाई स्कूल में मैं पढ़ा। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए शादन कॉलेज का रुख किए। बहरहाल ये एजुकेशन की जो हिस्ट्री है ये है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा किया मैं आर्किटेक्चर, सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप किया, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर किया डिप्लोमा। फिर वो चल रहा था। फिर उसके बाद रेलवेज़ में जॉब्स थे तो मैं अप्लाई किया था जी। तो रेलवे में जॉब आने के बाद पूरा इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में हो गया। अच्छा एक्चुअली मैं बाईपीसी का स्टूडेंट रहा। अच्छा घर वाले और मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता था पहले, जी मगर बॉडी बिल्डिंग में आने के बाद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बुक्स पढ़ता था मैं। फिर जब वीडियो कैसेट्स होते थे तो वो देखता था, तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के वो देखने के बाद मैं बोला कि मैं कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है सिर्फ आप सिंगल आप खुद इसके अंदर जो भी है आप आपको खुद रिकॉग्निशन भी मिलता, रिकॉग्नाइज होते आप, और आपको सेल्फ मेहनत करना रहता, कोई टीम वर्क नहीं है ये, आपको इसके अंदर 100% देना पड़ता। दूसरे स्पोर्ट्स में मैं समझता हूँ कि वैसे हर स्पोर्ट्स टफ होता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है इसके अंदर कोई चीटिंग नहीं कर सकते आप। जी टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। डिसिप्लिन के बगैर ये गेम मुकम्मल नहीं होता। जी। तो डॉक्टर बनने के सफ़र से लेके यहाँ तक फिर बॉडी बिल्डिंग में कैसे डाइवर्जन हुआ आपका? वालिद साहब की क्या मसरूफियत रही? वालिद साहब कैसा सपोर्ट करे इस चीज़ को? तो बड़े भाई मेरे मीर इसाक अली ख़ान जी एहतशाम के नाम से मशहूर है, तो उन्होंने उस वक्त एक्सरसाइज करते थे बड़े भाई। तो सऊदी अरब जाने से पहले मुझको भी एडमिशन दिला के गए। उन्होंने वो बोलते थे कि भाई बॉडी अच्छी रहना, जी फिज़िक अगर अच्छी रही तो अपन कुछ भी कर सकते। जी वो मोटिवेट करके एक्सरसाइज के लिए जिम में एडमिशन दिला के गए थे। जी फिर वालिद साहब मीरा अबुल मानी ख़ान लेट हमारे वालिद साहब जो थे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो मालूम था उनको, मगर बॉडी बिल्डिंग मैं करने वाला हूँ सो नहीं मालूम था। एज ए प्रोफेशन एज ए प्रोफेशनल मैं इसको लेने वाला हूँ सो नहीं मालूम था। जब मैं बहुत सीरियसली करने लगा तो वालिद साहब हमारे चाचा से कांटेक्ट किए। चाचा वहाँ से बिल्कुल सख्ती से अपोज किए कि भाई ये बॉडी बिल्डिंग को एक स्पोर्ट्स माना नहीं जाता था। उस वक्त जो लोग एक्सरसाइज करते थे कोई ना कोई चीज़ों में इन्वॉल्व रहा करते थे, ख़ास तौर पे इलीगल प्रैक्टिसेस में वो ये करते थे। तो चाचा को डर था कि कहीं मैं भी वो कहीं उसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इसको स्पोर्ट्स नहीं माना जाता था उस वक्त, लोगों को नॉलेज कम थी। फिर जब मैं जूनियर इंडिया के लिए सेलेक्ट हुआ स्टेट से, जी तो मेरे बड़े चाचा आए हुए थे मीर अंसार अली ख़ान जो सऊदी अरब में थे, जी वो यहाँ पर आए हुए थे छुट्टी पे। तो उस वक्त कंपटीशन हुआ, जूनियर इंडिया का सिलेक्शन था हनुमान व्यायामशाला में, मिस्टर तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जूनियर में। माशाल्लाह मैं मेरे वेट में फ़र्स्ट आया और जूनियर इंडिया के लिए मैं सेलेक्ट हुआ। तो उस वक्त बड़े चाचा देख के खुश हुए। मेरे वालिद साहब भी चले थे कंपटीशन देखने, हनुमान व्यायामशाला में कंपटीशन हुआ था सुल्तान बाज़ार में। जी तो देख के आने के बाद हमारे बड़े चाचा बोले कि नहीं ये स्पोर्ट्स है, जी करना चाहिए बोल के मेरे को बहुत ग्रैंड तरीके से फेलिसिटेशन हुआ घर पे, अच्छा माशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर बड़े चाचा से बात की कि बोले ये एक स्पोर्ट्स है और डिसिप्लिन में है, कोई ऐसे एक्टिविटीज़ में नहीं है, बल्कि अब जब उसके बाद परमिशन मिला हमें। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ से स्टेट में जूनियर इंडिया के लिए सेलेक्ट हुआ तो बड़े चाचा मेरे छोटे चाचा से बात किया। छोटे चाचा जो सऊदी गज़ेट में डिप्टी मैनेजिंग एडिटर थे उस वक्त, तो मीर अयूब अली ख़ान साहब, तो अयूब चाचा वहाँ से फिर परमिशन दिए कि ठीक है अगर स्पोर्ट्स है डिसिप्लिन में है तो फिर कंटिन्यू करने के लिए परमिशन दी। अच्छा तो लेकिन उनका ये था कि भाई पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जी जी एजुकेशन के साथ करो, आप जो भी करो। जी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे और हमेशा तालीम की बात करते थे, एजुकेशन की बात करते थे। तो फिर जब उन्होंने आने के बाद इंडिया फिर मुझको परमिशन मिला। जी फिर उन्होंने इंडिया आने के बाद रेलवेज़ के लिए सिलेक्शन हो रहा था जी 2 कैटेगरीज़ में, एक लाइट वेट में, एक हेवी वेट में। तो उस वक्त मैं रेलवे के लिए ट्राई कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह
15 इयर्स के बाद तेलंगाना के बॉडी बिल्डर्स को जॉब मिला, जिसमें संतोष कुमार है मेरे दोस्त, लाइट वेट में उनको मिला और मुझको हेवी वेट में मिला। हम 2 जनों को सिलेक्शन मिला 15 इयर्स के बाद। 15 इयर्स तक तेलंगाना के कोई बॉडी बिल्डर को सिलेक्शन नहीं मिल रहा था रेलवेज में, डिपार्टमेंट में। पूरे आंध्रा के बॉडी बिल्डर्स थे, पूरे आंध्र प्रदेश के। तो हालांकि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था, मगर आंध्रा के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था और वो लोग करते भी अच्छा थे बॉडी बिल्डिंग। तो उसके बाद मैं और संतोष कुमार दोनों भी रिकॉर्ड ब्रेक करके हम दोनों को जॉब मिला। फिर हम लोग रेलवेज़ में कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह 9 टाइम्स और 8 टाइम्स संतोष और मैं दोनों मिलके हम लोग 8 साल 9 साल मिस्टर साउथ सेंट्रल रेलवे लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी रेलवे में सर्व कर रहे हैं? जी हाँ जी। एज ए स्पोर्ट्स मुझको इसमें लिया गया, ऑनररी जॉब है जी। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट टू सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेक्नीशियन 1 बोलते हैं हमको। अच्छा। हाँ, तो माशाल्लाह रेलवेज़ वाले 97 में मेरा सिलेक्शन हुआ रेलवेज़ में, साउथ सेंट्रल रेलवे में 97 नवंबर में। जी। और उस वक्त से रेलवेज़ ने, साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुझे सपोर्ट किया। सपोर्ट ये किया कि कभी वो मुझको आने के लिए या टाइम देने के लिए नहीं बोलते थे, अच्छा सपोर्ट किया। तो साउथ सेंट्रल रेलवे सपोर्ट करने की वजह से मैं 2007 में 2 बार मिस्टर इंडिया ब्रॉन्ज मेडल लेते हुए मिस्टर वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हुआ मेरा। अच्छा। तो सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं वहाँ पर जीत के आया और यहाँ पे रेलवेज़ में मुझको फेलिसिटेट किया गया, हमारे जनरल मैनेजर मुझको फेलिसिटेट करे। और उस वक्त हमारे जो साउथ सेंट्रल रेलवे के एक बड़े ऑफिसर थे, तो साउथ सेंट्रल रेलवे सपोर्ट करने की वजह से मैं 2008 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं जाके वहाँ पर मेडल जीत के आ सका। जी। फिर आने के बाद डिविजनल रेलवे मैनेजर अशोक पवाड़िया, वो बहुत मुझे सपोर्ट किए और फेलिसिटेट किए। फेलिसिटेट करने के बाद जीएम के पास भी फेलिसिटेशन हुआ और उसके बाद हमारे यहाँ के हैदराबाद एमपी और सिकंदराबाद एमपी दोनों ने मुझे सपोर्ट किया। वहाँ पर लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे। जी हाँ, जी हाँ। तो उस वक्त रेलवे भवन में बुला के लालू प्रसाद यादव प्रमोशन दिए और 5 लाख रुपीस का अमाउंट भी दिए। अच्छा। अप्रिशिएट किए और बहुत अच्छा ये रहा। और लालू प्रसाद यादव इतने एक्साइटेड हो गए थे कि बोले कि भाई आप बॉडी बताइए, हमको इतना जीत क्या है। अच्छा। तो शर्ट उतार के बॉडी देखिए मेरी। तो बहुत अच्छा, 2-3 चैनल्स के ऊपर, नेशनल चैनल्स पे 2-3 दिन स्टोरी चली। जी जी। तो वहाँ से मुझे और हाइप मिला और जी जी, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस बार एक जॉली पर्सन है वैसे लालू प्रसाद यादव साहब। तो आपका डेली जो उस वक्त में रूटीन रहा होगा जब आप स्टार्ट किए जिम, तो सामने अब जैसे प्रोटीन्स हैं या फिर दूसरे ऐसे चीज़ें हैं जो जिम वाले रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में जो भी जा रहे हैं, तो उस वक्त में तो ये नहीं था। तो डाइट का चैलेंज कैसा रहा उस वक्त में? देखिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी नज़र में, ख़ासतौर पे मेरी नज़र में यह है कि 60% डाइट है, 40% एक्सरसाइज है। तो उस वक्त जो डाइट थी, तकरीबन मैं 30 बॉइल्ड एग्स लिया करता था इन ए डे और 1 kg चिकन लिया करता था, ग्रीन सलाद, ओट्स और ऑरेंजेस का इस्तेमाल करता था। तो इसके थ्रू लेता था और थोड़ा बहुत प्रोटीन पाउडर भी यूज़ करते थे। प्रोटीन पाउडर से नुकसान नहीं है, लेकिन आजकल जो स्टेरॉइड्स आ चुके हैं वो बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो हम लोग उसको अवॉइड करते थे, क्योंकि मैं जो कंपटीशन में जा रहा था वो कंपटीशन नेचुरल था। नेचुरल कंपटीशन में हमारे पास में वहाँ पर जब हम वेइंग के टाइम पे हमारा यूरिन लेके यूरिन टेस्ट होता। अच्छा। तो हाँ, तो वो बहुत कॉन्शियस तरीके से जाना था, क्योंकि तो ओनली प्रोटीन हम ले रहे थे। तो मैं अभी भी यंगस्टर्स को ये बोलता हूँ कि हम जिस तरीके से लॉन्ग टर्म करें। 15 इयर्स के बाद मुझको इंटरनेशनल में जाने का मौका मिला बॉडी बिल्डिंग। आजकल बच्चे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा 6 महीने में बॉडी बनना बोल रहे हैं,
एक साल में बॉडी बनना, ऐसा नहीं होता। आप जितना लॉन्ग टर्म करें, जितना अच्छा करें उतना अच्छा है। जी शॉर्ट टर्म में जाने की वजह से आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में जी हाँ। इतने अमवात हुए, इतने लोगों की मौत हुई, स्पेशली जिम में बहुत जो है बहुत ज़्यादा हुए। हाँ ऐसे इंसिडेंट आए हैं सेलिब्रिटीज के भी कि जिम में ही डेथ हुई है। उसके अंदर हम जब चीज़ें मालूम करें तो पता ये चला कि फैट बर्न करने के लिए ज़्यादा पिल्स ले रहे थे लोग, और कुछ स्टेरॉइड्स ले रहे थे। आजकल बच्चे इंटरनेट पे देख के, हर चीज़ अवेलेबल है आजकल, तो वो देख के लेने की वजह से विदाउट गाइडेंस ऑफ कोच, प्रॉपर हाँ मेडिकल गाइडेंस भी मेडिकल गाइडेंस है, कोच का गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। जी बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिकल गेम है, बॉडी बिल्डिंग थ्योरी गेम नहीं आता। जी जो प्रैक्टिकल करा उसको मालूम रहता कि वो कितना यूज़ करना है प्रोटीन, कितना आपको डाइट कैसा लेना है। विदाउट कोच ऐसा है, आप समझिए कि किसी को स्विमिंग पूल में आप छोड़ दिए बगैर तैरने वाले को, स्विमिंग पूल में छोड़ दिए या पानी में छोड़ दिए तो वो डूब जाएगा, वो तैर नहीं सकेगा। सही तो कोच के साथ अगर करेंगे तो बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छा होगा। तो ये जो और एक ये चीज़ हो रही है, प्रोटीन में भी मिक्सिंग हो रही है। दिल्ली में प्रोटीन जब आता तो वहाँ से मिक्स होके यहाँ पे आया तक नकली हो जा रहा हो, प्योरिटी नहीं रह रही। तो ऐसी चीज़ें मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि प्रोटीन पाउडर्स और स्टेरॉइड्स को अवॉइड करते हुए नेचुरल प्रोटीन डाइट अगर लेंगे, लॉन्ग टर्म होगा, थोड़ा देर से मसल बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो मसल टिका हुआ भी रहेगा और उसमें आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो दो चीज़ है, हेल्थ को मेंटेन करते हुए कंपटीशन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी 17 ईयर्स 18 ईयर्स की जो हमारी बॉडी बिल्डिंग रही, उसके अंदर में वो सिर्फ 2 इंजरी हुए ओवरऑल उसमें। जी तो यही वजह रही कि हम बहुत संभल के डिसिप्लिन से करने की वजह से जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा हमारा सफ़र। जी। तो उस वक्त में आप लोगों के सामने इंस्पिरेशन कौन थे जब आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे थे? तो देखिए, किसको देख के वही किस मैं बनाना तो चाह रहे थे बॉडी? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देख के मैं, जी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर में इंस्पिरेशन थे जी और उनकी बॉडी देखता था मैं। और उस वक्त मैं मूवीज़ भी देखता था, अब तो मूवीज़ नहीं देखता हूँ मैं मूवीज़ देखता था इंस्पिरेशन के लिए। आर्नोल्ड की तकरीबन मूवीज़ में देखा, जी पंपिंग आयरन है, कमांडो है, जी बहरहाल बहुत से मूवीज़ है जो मैं आर्नोल्ड को उनकी देखा, बॉडी बिल्डिंग की वजह से जी इंस्पिरेशन मिलता था। जी और जब मूवी देख के आते थे तो और 4-5 डिप्स और वेट थोड़ा ज़्यादा उठा लेते थे। तो जो भी बच्चे इस वक्त में या जो लोग भी जिम जा रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग में जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी एडवाइस क्या रहेगी आपकी डाइट को लेकर? देखिए, मैं यंगस्टर से ये कहना चाहूँगा जो जिम जा रहे हैं, 2-3 टाइप के लोग हैं। एक तो हेल्थ मेंटेन करने के लिए जाते हैं, दूसरा कुछ लोग फिटनेस के लिए, सिर्फ वेट कम करने के लिए जाते हैं, तीसरे जो हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के लिए जाते हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग किस्म की डाइट है, अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज है। मैं चाहूँगा कि जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनर से अप्रोच होना ज़रूरी है। ट्रेनर के बगैर एक्सरसाइज, ट्रेनर के बगैर डाइट, ये एक ऐसी चीज़ है जैसा कि स्विमिंग पूल में किसी को छोड़ दिया, उसको तैरना नहीं आता तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा, वो तैर नहीं सकेगा। तो ये बॉडी बिल्डिंग का भी ऐसे है। और कुछ लोग ये देखते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को देख के वो डाइट मेंटेन करते हैं। जनरल लोग जो सिर्फ मसल बिल्ड करना है, उनको कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन उन्होंने देख रहे हैं किधर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर कितना ले रहा, प्रोटीन कितना ले रहा, एग्स कितना ले रहा, चिकन कितना ले रहा, उसको देख के मेंटेन करते। तो उसको देख के आप नहीं करना। आप 3 टाइप्स की बॉडी है, एक तो है इंडोमार्फ, एक है एक्टोमार्फ, एक है मेसोमार्फ। 3 टाइप की बॉडी है। एक है इंडोमार्फ में ये होता है कि आपका एकदम फैट पकड़ती बॉडी, जी एकदम अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेगा तो फैटी बॉडी है वो, जी इंडोमार्फ। और एक्टोमार्फ ऐसी है कि आप मस्कुलर रहते हैं हमेशा, आप कितना भी करो मसल बिल्ड नहीं होता, आप थिन रहते, मस्कुलर रहते, लेकिन मसल बिल्ड नहीं होता, मास गेन नहीं होता उसके अंदर। तो उन लोगों के लिए भी ट्रेनर ज़रूरी है। और एक मेसोमार्फ है। मेसोमार्फ एक ऐसी बॉडी है कि आप कभी भी इसको वेट गेन कर सकते, कभी भी मोल्ड कर सकते बॉडी, कभी भी वेट कम कर सकते। और मेसोमार्फ बॉडी में मसल जल्दी डेवलप होता। तो ये ट्रेनर को मालूम रहता है कि किस टाइप की बॉडी है।
अब ट्रेनर जब देखेंगे आपका कि आपकी बॉडी किस टाइप की है तो उसके हिसाब से डाइट होगी, उसके हिसाब से एक्सरसाइज की प्लानिंग होगी। तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट में नहीं जाना, और इंटरनेट आपका ट्रेनर नहीं होता। जी। इंटरनेट आपका ट्रेनर नहीं है। ये बॉडी बिल्डिंग थ्योरी गेम नहीं होता, बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिकल गेम है। तो आप जिम में आना चाहिए और ट्रेनर से मिलके मुलाकात करके आपका पूरा प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग का शेड्यूल आप ट्रेनर से लेना चाहिए। आपके पहले ट्रेनर या उस्ताद कौन रहे, फिर कैसा आपका सफ़र चैंपियनशिप की तरफ कौन लेकर गया आपको? देखिए, मैं तो एक ऐसी लोकल जिम में पहले हम करते थे। लोकल जिम से मुराद दूधबली में एक जिम था हमारे घर के करीब, उसकी छत भी नहीं थी। एशियन यूथ एसोसिएशन बोल के वो एक एसोसिएशन से पुराना स्ट्रक्चर, तो पुराने स्ट्रक्चर पे हम पहले करते थे। करते करते एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पर लोअर का इक्विपमेंट नहीं था और दूसरे चीज़ों का नहीं था। बॉडी बिल्ड हो गई मगर और भी चीज़ें चाहिए था बॉडी को मुकम्मल शेप में लाने के लिए। तो मसल बीच बोल के एक जिम ओपन हुआ था मुगलपुरे में। तो मैं वहाँ जाके जिम ज्वाइन किया। वहाँ पे पूरे चीज़ों की फैसिलिटी थी। हैदराबाद के अच्छे टॉप जिमों में से आता था वो जिम। तो वहाँ पर एक अंसारी भाई बोल के कोच थे, अंसारी साहब। तो उनसे मैं गाइडेंस हासिल किया और वो मुझे पोजिंग किस तरीके से करना है, पोजिंग सिखाए मुझको। और कंपटीशन में जाने के लिए उन्होंने हिम्मत अफजाई की कि भाई आपकी बॉडी अच्छी है, सिर्फ थोड़ा मेरा काफ मसल वीक थे, हाइट होने की वजह से बहुत उसके ऊपर मेहनत करता था मैं, मगर डेवलपमेंट उतना नहीं आता, स्लो हुआ। तो वो उसके ऊपर भी मेहनत हुई, पोजिंग पे मेहनत हुई। तो उन्होंने गाइड करने की वजह से हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद कई डिफरेंट लोग आए जो जिससे हम सीखे, कई सीनियर्स से, ख़ास तौर पे आर्मी के बॉडी बिल्डर से सीखे, रेलवे के हमारे सीनियर से सीखे। जी। तो सीखते सीखते फिर उसके बाद एक बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है, आप करते करते जब आप डेवलप होते जाते तो आपको पता चलता कि कौन सा मसल कैसा काम कर रहा, जी, कैसा डाइट आपको लेना है, क्या है। तो सबसे पहले कहाँ से फर्स्ट स्टेज कौन सा था? वही हनुमान जो फर्स्ट हनुमान व्यायामशाला में, मैं आपको बोल रहा था, हनुमान व्यायामशाला में हुआ फर्स्ट कंपटीशन। वहाँ पे मिस्टर तेलंगाना था और एक सिलेक्शन ट्रायल था। वो मेरा पहला कंपटीशन था। मैं उसमें 10 में भी नहीं आया था जी। मैं बहुत नर्वस हो गया था। मैं देखा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी हाइट की वजह से मुझको वेट और गेन करना है। अच्छा। मैं लो कैटेगरी में उतरा था। ओके। मैं और अगर हेवी कैटेगरी में उतरा मेरी हाइट के हिसाब से तो वो होता। तो मैं जब देख के फिर अपने आप को किया कि नहीं, मुझको ये कैटेगरी में नहीं सूट नहीं होगा जी। तो फिर मैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रिपरेशन करते हुए तीसरे कंपटीशन मेरा यहाँ पे दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़ख्र मिल्लत के नाम से कंपटीशन हुआ था। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझको सेकंड प्लेस आई। तो वहाँ से मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहाँ से मैं अपना मसल डेवलप करा और अब एक्सरसाइज को ज़्यादा टाइम दिया और डाइट अच्छी लिया प्रॉपर। तो वहाँ से मैं कंटिन्यू जितने टाइटल्स गिनाए वहाँ से मेरे कंटिन्यू। तो स्टेट लेवल पे पहला कौन सा था चैंपियनशिप? स्टेट लेवल पे कैसा रहा एक्सपीरियंस पहला? स्टेट लेवल जूनियर इंडिया के लिए सिलेक्शन था, जूनियर तेलंगाना। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आया। फर्स्ट मेरी कैटेगरी में फ़र्स्ट आया तो मुझको सिलेक्शन मिला। तो फिर मैं जूनियर इंडिया के लिए 1996 में मैं आसाम गया, गुवाहाटी में जूनियर इंडिया किया। तो वहाँ पे मुझको मालूम चला कि बॉडी बिल्डिंग क्या है। अच्छा। क्योंकि मैं बड़े बॉडी बिल्डर से मिला और हमारे इंडिया के मिस्टर यूनिवर्स प्रेमचंद डोगरा जी जो तमाम इंडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन थे वो टाइम पे। तो उनसे मुलाकात किया, मैं उनसे मिला और वहाँ चैम्पियनशिप के बाद मैं देखा कि लोगों को इसके अंदर बहुत से मौक़े हैं। पोस्टल में है, रेलवेज़ में है जॉब, और 3-4 चीज़ों में जॉब, IAS ICF पुल के है, उसमें आर्मी में जॉब्स है। तो वहाँ पर मैं देख के ये सोचा कि नहीं, अगर मैं बॉडी बिल्डिंग अच्छा करूँगा तो आगे चल के मुझको भी जॉब मिल सकता है जी। तो मैं उस वक्त टारगेट बनाया कि नहीं, इसके अंदर अपन आगे अगर जाना है तो जॉब को अगर पाना है तो अच्छी मेहनत करना है। जी।
तो वहाँ से मैं दिमाग बना के आया कि नहीं, मुझको प्रोफेशनली इसको लेना है बोल के जूनियर इंडिया के बाद मैं आके अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह ट्रेनिंग भी दिया, एक जिम में एज ए कोच सिलेक्शन हुआ मेरा। क्योंकि वहाँ उस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत डाउन थी, तो मुझको ये था कि मैं घर से पैसे नहीं लूँगा, मैं अपनी बॉडी के लिए। स्पोर्ट है ये। हाँ, एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है और घर वालों के ऊपर मैं बोझ नहीं बनूंगा और मैं ख़ुद कमा के इसके अंदर पैसे लगाऊंगा बोल के उस वक्त मैं डिसाइड किया। और फिर कोचिंग के लिए 2-3 जगह इंटरव्यू दिया, तो फिर संतोष नगर में गॉड्स पावर जिम में मैं ट्रेनर कोच बन गया। अच्छा, जी हाँ। तो पहला नेशनल बॉडी बिल्डिंग का वो कैसा रहा सफर आपका? फर्स्ट इंडिया। फर्स्ट मिस्टर जूनियर इंडिया 1996 में आसाम में गुवाहाटी में था जी। फिर उसके बाद मैं 97 में फिर सीनियर इंडिया के लिए सेलेक्ट हुआ, मिस्टर इंडिया के लिए। अच्छा। कलकत्ता के लिए। जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। टफ चैलेंज उस वक्त का क्या रहा, कैसी चीज़ें थी? चैलेंज तो बहुत टफ था, क्योंकि बेस्ट 10 में आना बड़ी बात थी उस वक्त पूरे इंडिया से। पूरे इंडिया से। तो कॉम्पिटिटर्स कैसे थे आपके? कॉम्पिटिटर टफ कॉम्पिटिटर्स थे हमारे वेट में। आप यकीन जानिए, उस वक्त खली का आप नाम सुनेंगे, दिलीप सिंह जो रेसलर है। दिलीप सिंह पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे। अच्छा। तो दिलीप सिंह मेरे वेट में थे। अच्छा। तो कलकत्ते में पहली दिलीप सिंह से मुलाकात हुई हमारी। अच्छा। और उस वक्त के मशहूर बॉडी बिल्डर थे प्रसाद, आर्मी के। तो वो लोगों को हम देखने के बाद पता चला कि भाई हम स्टेट में देखते थे तो कुछ और था, फिर जूनियर इंडिया में कुछ और था, जब सीनियर इंडिया में नेशनल में हम देखे तो हम बोले कि हम बहुत पीछे, 10 में भी नहीं थे हम। जी। तो उसके बाद हम ये सोचा कि मैं इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। वो जो लेवल था वो लेवल पे जाने के लिए मेहनत बढ़ गई। और आर्मी के कोच से मैं मुलाकात किया, भाई किस तरीक़े से हमको चीज़ें लेना है, डाइट कैसा लेना है, सीरियस, वहाँ से सीरियस लेते हुए मैं बॉडी बिल्डिंग किया। फिर उसके बाद 1998 में मैंगलोर में मुझे बेस्ट 10 में मौका मिला। अच्छा। फिर उसके बाद 2000 में नेशनल किया हम, फिर 2001 में, 2002 में, फिर वहाँ से 2002 से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया मेरी बॉडी में। तो नेशनल चैम्पियनशिप में कैसा सफ़र शुरू हुआ, चैलेंजेस क्या थे? अब स्टेट लेवल पे जीते तो फिर वो गेम नेक्स्ट लेवल का होगा ना, कि नेशनल चैम्पियनशिप के लिए प्रिपरेशन अलग चाहिए, बॉडी सिमेट्री अलग चाहिए। या तब कैसा लगे आपको चैलेंजेस पे? देखिए, अब जैसा मैं आपको बोला, जूनियर इंडिया में गया था असम, तो वहाँ पर मैं देखने के बाद मैं बोला नहीं, मैं जो सोच रहा था बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल डिफरेंट है। फिर आने के बाद मसल क्वालिटी कैसा डेवलप करना है जी। और मसल मास गेन भी करना है। वेट, अंडर वेट था मैं, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट कैटेगरी जो थी मेरी, वो कैटेगरी के लिए मेरे को वेट गेन करना था। ऑलमोस्ट 69 बोले तो मैं 16 to 17 केजीज में वेट गेन करना था। ओके। तो मैं वो वेट गेन करते हुए मसल गेन कर रहा था, और मैं हमेशा मसल गेन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया। ओके। क्योंकि वेट गेन करते ही स्टमक आ जाता है। ऐसी बात है। तो स्टमक का नहीं आने के लिए, क्योंकि लोकल में जितने कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं पूरे कॉम्पिटिशन्स करता था। आजकल बच्चे चालू कॉम्पिटिशन्स चालू थे यहाँ पे। ओके। प्लस नेशनल का तो आपका टारगेट प्रिपरेशन कर रहे थे। उसका प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन यहाँ जितने कंपटीशन होते थे, मिस्टर ट्विन सिटीज़, मिस्टर तेलंगाना, मिस्टर हैदराबाद, और जहाँ जहाँ कंपटीशन, YMCA में मिस्टर YMCA होता था, तो जहाँ कंपटीशन होता था एवरी मंथ भी कंपटीशन रहा तो मैं पार्टिसिपेट करता था। ओके। तो एवरी 2-3 मंथ्स कहीं ना कहीं कंपटीशन होता था और बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यूस पार्टिसिपेट करता था। 96 से लेके मैं 2020, 2002, 2004 तक मैं कंटिन्यू कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेट करता था। फिर मैं जब 97 में रेलवेज़ में आने के बाद भी, उस टाइम पे कुछ लोग बोलते थे कि भाई आप रेलवे डिपार्टमेंट में आप कहीं को पार्टिसिपेट करते हो। मैं बोला नहीं, मेरे को पार्टिसिपेट करना है, अगर रोल नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ। तो मेरे को वो खुशी से मैं पार्टिसिपेट करता था, और जो भी पैशन था और जो कंपटीशन में जाता था कैसा भी गोल्ड लेता था।
जी। हाँ, फर्स्ट प्लेस मेरी कैटेगरी में मैं लेता ही लेता था। उस्ताद उस वक्त में कोई रहे ख़ास तौर पे? नहीं, अंसारी भाई के बाद में संतोष कुमार से मैं बात किया था आर्मी के। जी। मैं मिस्टर इंडिया की प्रिपरेशन के लिए प्लस मेरे को वहाँ पे इंटरनेशनल का टारगेट बनाया था मैं कि भाई एक कंपटीशन हम इंटरनेशनल में जाके आना, जी। मतलब वहाँ प्लेस लेना नहीं, जी। पार्टिसिपेट करना, मैं एलिजिबल। इंडियन टीम से, हाँ, ओके। इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना बोल के बहुत बड़ी ख्वाहिश थी मेरी वो। अच्छा। तो उसके लिए मैं संतोष से मिला। हमारे आर्मी के मिस्टर इंडिया थे वो, संतोष बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे, तो उनसे मिला, उनसे मिलके बातचीत रही हमारी अच्छी खासी। तो उन्होंने मेरे को टिप्स दिए कैसा कैसा करना है। अच्छा। तो उसके बाद मेरी बॉडी में बहुत चेंज आना शुरू हुआ, और चेंज आने के बाद मैं हिंदुस्तान श्री लिया अमरावती में। जी। हिंदुस्तान श्री एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता अच्छा। अमरावती में। तो हमारे तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी एस मोहन राव साहब थे, जो अब इस वक्त नहीं है, कोविड में उनका देहांत हो गया। वो बहुत गाइड किया उन्होंने मुझको। तो वो बोले कि नहीं, वो कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करना है। वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे तो इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन था। अच्छा। तो वो खुद मेरे साथ चल के अमरावती में मैं और संतोष दोनों गए, ओके। वहाँ पे पार्टिसिपेट करे। संतोष को भी प्लेस लगी और मुझको भी प्लेस लगी। अच्छा। तो वहाँ पर मिस्टर यूनिवर्स के लिए सिलेक्शन हुआ हमारा अच्छा। हिंदुस्तान श्री में, जी। वो कंपटीशन में। तो वो एक यादगार लम्हा था मेरे लिए। सभी बॉडी बिल्डर के लिए ये रहता है कि भाई इंटरनेशनल में आप सेलेक्ट हो रहे हैं, और इंडिया में यहाँ पे अगर बेस्ट 5 में अगर आप आ रहे हैं, बेस्ट 3 में अगर आप आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अलग खुशी थी। वो जीतने के बाद वो जो लम्हे मैं आज भी भूल नहीं सकता। जी। मैं घर वालों को कॉल किया, मेरी वालदा को, वालिद साहब को कॉल करके वहाँ से जब मैं आया तो बहुत बड़ा घर में वेलकम रहा, बहुत खुशी का माहौल रहा माशाल्लाह। तो ये ऐसे ही नहीं मिलता। यंगस्टर समझ रहे हैं कि ये ऐसी जल्दी जल्दी करेंगे, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में करेंगे, वैसा नहीं होता। गेम आप स्लो स्टडी करना रहता। मसल क्वालिटी कैसी है, आपकी बॉडी में प्रोपोर्शनेट बॉडी होना ज़रूरी है कि भाई एक अपर बढ़ जा रहा, लोअर कम हो जा रहा, काफ मसल कम हो रहा। ख़ास तौर पे मेरी हाइट की बॉडी बिल्डिंग में बहुत बड़ा चैलेंज था जी। मास गेन करने का। जी। क्योंकि आपकी जब हाइट बड़ी है, आप समझिए, आप मिसाल लीजिए, आप एक बड़ा बम्बू है, इसके ऊपर मांस रखिए, फैलाइए, वो कैसा दिखेगा, और वही मांस छोटी लकड़ी पे रखिए, सेम मांस, कैसा दिखेगा आप। तो छोटी हाइट के ऊपर वो बढ़ के दिखता, बड़ी हाइट पे तो मसल गेन करने के लिए, मास गेन करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। सिर्फ मास गेन नहीं करना था, मसल के साथ मास गेन करना था। जी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बॉडी फैट कम चाहिए। हाँ, बॉडी के अंदर वो करने के लिए। तो इसके अंदर हम डाइट चेंज करके ऑलमोस्ट 30 के करीब में 30 बॉइल्ड लेग्स लेता था इन ए डे। फिर 1 kg चिकन लेता था। फिर इसके साथ साथ स्किन के लिए, स्किन फैट को कम करने के लिए सनबाथ लेते थे हम। आजकल बच्चों को सनबाथ भी नहीं मालूम, खाली स्टीम बाथ मालूम है। तो सनबाथ ऑयल लगा के, चेहरे पे कपड़ा डाल के, आधा घंटा 15 मिनट में तबीयत की हो जाती थी, निदार हो जाती। लेकिन लेना है जी। करना है। एक ये स्पिरिट अच्छी थी जी। कि भाई मैं सोच लिया था मेरे को ये करना है। फुल डेडिकेशन। फुल डेडिकेशन से करा। कोई भी काम करता हूँ तो फुल डेडिकेशन से करता हूँ। मैं यंगस्टर्स को भी यही बोलता हूँ कि भाई आप कर रहे हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ करो, नहीं तो मत करो। तो अक्सर सक्सेसफुल लोगों में ये देखा जाता है कि जिद का मादा ज़रा ज़्यादा रहता। जी, सही है। शायद मेरे पास तो था। मैं जो कोई चीज़ पकड़ता था, मैं उसके पीछे काम करने की आदत थी। तो मेरे को ये था कि टारगेट, और एक बात थी रही, मेहनत के साथ साथ दुआ भी रही। दुआ बहुत करता था मैं कि भाई अल्लाह मियाँ मेरे को इसमें कामयाबी दे दे, अल्लाह मियाँ कामयाबी दे दे। ये फील्ड में मैं आया, मेरे को ऐसी कामयाबी दे, नुमाया कामयाबी चाहिए कि मैं सब लोगों में मशहूर हो जाऊँ, मैं मेरे गेम में बहुत आगे बढ़ जाऊँ। ये बहुत ज़्यादा ये था, दुआएं होती थी। दुआएं बहुत होती थी। तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल सफ़र कैसा रहा, कहाँ का हुआ, फिर सपोर्टिव कौन थे उस वक्त में?
फर्स्ट टाइम देखिए अब सिलेक्शन के बाद मिस्टर यूनियर का इसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा अमरावती में। मगर उस वक्त हम पासपोर्ट लिख जाके मद्रास में था कॉन्सुलेट यूएस एम्बेसी, जी तो वहाँ हम इंटरव्यू दिए थे। तो इंटरव्यू के बाद वो लोग मेरा पासपोर्ट रख लिए। अच्छा रख लेने के बाद वीज़ा भी इशू नहीं किए, बोले आप इंटरनेट पे चेक करते रहिए अच्छा आपका स्टेटस। वो लोग एक एड्रेस दे दिए थे, तो हम चेक कर रहे थे। अंडर क्या रखा वो प्रोसेस अंडर प्रोसेस बता रहा, कुछ हो रहा नहीं। जी मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन स्किप हो गया हमारा। अच्छा हमारा पासपोर्ट नहीं आया। मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन फर्स्ट जो मैं सेलेक्ट हुआ था वो स्किप हो गया, क्योंकि वो कंपटीशन passport prepare- हाँ जून में था कंपटीशन। उन लोग ऑन टाइम दिए नहीं मेरे को। कितने महीने लगा दिए 3 महीने के ऊपर लगा दिए वाले। 3 महीने बल्कि दो अढ़ाई महीने तक नहीं आया पास। फिर उसके बाद घर पे पासपोर्ट आया, मैं कहीं था तो बोले पोस्टमैन पासपोर्ट लाके बोला कि वीज़ा है इसमें, उनके हाथ को ही देना है। जी मैं कहीं गया हुआ था, वालदा कॉल करके बोले अरे वीज़ा आया। और अरे मैं बोला क्या वीज़ा, कंपटीशन हो गया, कुछ वीज़ा नहीं रहता, पासपोर्ट ले लो। नहीं नहीं आपके हाथ को देता हूँ बोल रहे हैं साइन लेके। तो मैं कहीं था, फिर आके साइन करा तो देखा सब लोगों को उस वक्त सिर्फ 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का वीज़ा मिला था। मेरे को 10 ईयर्स का वीज़ा मिला। 10 years का 10 ईयर्स का वीज़ा मिला। मतलब देर आए बहुत दुरुस्त आए दुरुस्त है, मगर कंपटीशन हो गया। हाँ कंपटीशन होते मैं बॉम्बे फ़ोन किया। उस वक्त इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे माधव पुजारी साहब। जी माधव पुजारी साहब को मैं बोला सर ऐसा वीज़ा आया मेरा। बोले तो वो भी अफसोस करे, अरे ये लोग पहले देते तो अपन कंपटीशन एक करते। फिर उन्होंने बोले नहीं, अभी पूना में मिस्टर इंडिया होने वाला है, आप उसके लिए अच्छा प्रिपरेशन करिए, क्योंकि उसमें बेस्ट 5 में आ गए तो सिलेक्शन आपको मिल फिर जाए। एक बार पूरा फिर उसको हाँ फिर प्रोसेस से गुजरना। फिर सिलेक्शन पे आना हाँ तो वो नवंबर में मिस्टर वर्ल्ड था। ओके तो उन्होंने बोले मिस्टर वर्ल्ड का सिलेक्शन ट्रायल भी है पूना में, जी वो कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है और बेस्ट 5 में आना है। जी आप अच्छा प्रिपरेशन अच्छा रखिए। जी उन्होंने हिम्मत बनाए तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह को अच्छा प्रिपरेशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट 3 में आया मैं। एक्चुअल सेकंड था, उसके अंदर भी जजमेंट में कभी आगे पीछे हो जाता, कभी कभी तो सेकंड देने का वो लोग थर्ड दिए मैं। ओके अब बहरहाल मेरा सिलेक्शन हो गया, बेस्ट 5 में तो बेस्ट 5 में आ गया। 3 ले लिया। Eligible for- हाँ ओके एलिजिबल हो गया मिस्टर वर्ल्ड के लिए। जी फिर उसके बाद जाने का प्रोसीजर बहुत लंबा रहता, और मालूम उस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन मेरा उतना स्ट्रांग नहीं हुआ था, जी तो अब स्पॉन्सरशिप होना था। जी स्पॉन्सरशिप के लिए कई लोगों के पास खटका मारे, कई लोग अच्छा गवर्नमेंट नहीं भेजती है ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं करता। इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के पास अगर अच्छा अमाउंट होता तो वो कई इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स को भेज सकते थे। फेडरेशन के पास भी पैसे नहीं थे, तो फेडरेशन अपना ही वो करने के लिए बोल रही थी। तो अब कई लोगों खुद से से स्पॉन्सर ढूंढना ढूंढना, एक्सरसाइज करना, स्पॉन्सर ढूंढना। अच्छा खुद से करना है खुद से करना है। सुबह में 3.5 घंटे एक्सरसाइज करना है, शाम में 3.5 घंटे, 7 घंटे का वर्कआउट, ओके फिर दिन में स्पॉन्सर ढूंढना। जी बहरहाल बहुत से लोग अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किए। मेरे मामू दमाम में थे उस वक्त, अब्दुल्ला उनका नाम है। तो वो मुझको सपोर्ट किए उस वक्त, स्पॉन्सर किए। फिर उसके बाद यहाँ TV9 के लोग भी आगे आए। फिर नवीन मित्तल उस वक्त हैदराबाद के कलेक्टर थे, नवीन मित्तल, वो किए। फिर हैदराबाद MP साहब कुछ किए, सिकंदराबाद MP साहब कुछ किए। बहरहाल बहुत सारे लोग चुन्नू ने थोड़ा दिया, मुन्नू ने थोड़ा दिया, उन्होंने थोड़ा दिया, तो मेरा काम बन गया। तो टिकट का हो गया, फिर वो हो गया। अच्छा जी बहरहाल अच्छा ही रहा, लेकिन यादगार सफ़र रहा, क्योंकि आपको एक्सरसाइज भी करना है, स्पॉन्सर भी ढूंढना है, और बॉडी मेंटेन करना है, और पेशेंस आपके पास रहना ज़रूरी है। बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग करते करते बाज़ वक्त चिड़चिड़ापना आता, उगता हो आदमी को गुस्सा आता। जब वर्कआउट में रहता आदमी तो कुछ ना कुछ वो होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंस से काम करने की वजह से वहाँ तक जा सके।
और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं रही, वालिद साहब बहुत, वालिद और वालदा हमारे बहुत दुआ करते थे, तो उनकी दुआओं की वजह से हम वहाँ तक पहुँच सके। फिर वालिद साहब जब मैं इंटरनेशनल जा रहा था बोले कि भाई आप दुआओं का एहतमाम करना, आप दुआएं नहीं छोड़ना, आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, तो ये खुद काम में आए मेरे को, तुम पूरा पढ़ो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर, इसका विर्द करना आप, बल्कि वालिद साहब खास तौर पे मेरे को वो बताए थे, नर्वस नहीं होना कोई भी चीज़ से। जी। इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रिपरेशन कैसा रहा आपका, कितना टफ था? देखिए इंटरनेशनल जैसा मेरे को सिलेक्शन मिला जी। उसके बाद ये हुआ कि मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे बड़े स्टेज पे जाना है, तो बड़े स्टेज पे जाने के लिए बड़ा प्रिपरेशन करना ज़रूरी था। जब मैं 4.5 घंटे एक्सरसाइज कर रहा था पहले, तो मैं एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा दिया, मैं सुबह में 3.5 घंटे और शाम में 3.5 घंटे वर्कआउट करता था। यहाँ तक कि दोपहर के टाइम में एब्डोमेन के लिए, खास तौर पे मिड पोर्शन के लिए, क्योंकि मिड पोर्शन के मार्क्स ज़्यादा रहते हैं एब्डोमेन के मस्कुलरिटी, तो एब्डोमेन के लिए मैं दोपहर में भी एब्स का वर्कआउट कर रहा था। तो मैं टाइम बढ़ा दिया, 4.5 घंटे से मैं 7 घंटे कर दिया वर्कआउट। करने के बाद फिर डाइट में चेंज लाया, और इसके अंदर ये होता है कि डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होती, क्योंकि आप विदाउट ऑयल आपको खाना है, विदाउट ऑयल वो करना है। तो इसके अंदर हमारी वाइफ का बड़ा सपोर्ट रहा, मेरी वाइफ का, जिन्होंने मेरे लिए बेहतरीन डाइट तैयार करते थे। वो चिकन के जो बॉइल्ड बनाना था, वो बॉइल्ड चिकन भी मज़े का बनाते थे हमारे मिसेस। अच्छा। हाँ, तो आपको टेस्टलेस नहीं रहना बोल के जी। तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐसे रहते थे जो फैट भी नहीं पकड़ना और बॉडी को नुकसान भी ना आना, तो वो टाइप का चिकन बनता था घर में। तो अच्छा, भाभी का भी पूरा डेडिकेशन था कि 100% जी हर चीज़ का ख्याल, हर चीज़ का ख्याल, ट्रैक सूट का ख्याल, डाइट का ख्याल, कब जी। जाना है, क्या करना है। मैं समझता हूँ विदाउट सपोर्ट घर वालों के, विदाउट फैमिली के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इंसान की अगर कामयाबी है तो उनके घर वालों का सपोर्ट, वाइफ का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो माशाल्लाह से वो सपोर्ट किए, और 2000 में मेरी शादी हुई। अच्छा। तो 2008 में मैं इंटरनेशनल जा रहा था, तो 8 इयर्स का जो हमारा सफ़र रहा, पूरा डेडिकेशन के साथ उन्होंने साथ दिया, और डाइट बेहतरीन डाइट बनाते थे। तो वो डाइट बाज़ में मेरे दोस्त आए तो कभी वो मेरी डाइट का खिलाया, या कोई ख़ानदान वाले उन्होंने बोलते थे अरे भाई डाइट का भी बहुत मज़े का है। तो माशाल्लाह से तो डाइट में भी चेंज करना पड़ा, ओट्स खाना पड़ता था। रात में मैं ओट्स लेता था। जी। कुछ लोग आए दिन में लेते ब्रेकफास्ट में ओट्स, तो मैं रात में ओट्स खाता था, ओट्स के साथ चिकन मिला के, विदाउट ऑयल, विदाउट नमक भी कम करना है कंपटीशन के तो तौर। मतलब आपके साथ साथ भाभी भी, और पूरा डिसिप्लिन जो है सब, जी हाँ, मैं कंसिस्टेंटली पूरा घर डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मेरा पूरा डाइट अलग बनता था। जी। घर वालों का डाइट अलग बनाना, मेरा डाइट अलग बनाना, तो दो जिम्मेदारियां, टफ टास्क था। और सिर्फ चपाती लेता था मैं, राइस बंद कर दिया था, ओनली बॉइल्ड फूड लेता था मैं। तो बॉइल्ड फूड में बॉइल्ड एग्स है, बॉइल्ड चिकन है, और ओट्स है, फिर फ्रूट्स है। पपाया ज़्यादा खाता था मैं रात में, पपाया फैट बर्न करता, फैट बर्न करने के लिए पपाया ज़रूरी था, तो पपाया कट करना। फिर दिन में ऑरेंजेस लेता था, और कंपटीशन के करीब करीब हम लोग पानी कम लेते, थोड़ा बॉडी में वो आता, बल्कि बॉडी पानी कम लेते और सनबाथ लेते, आधा घंटा सनबाथ लेता था मैं। तो अब जो आपका इंटरनेशनल जो सफ़र शुरू हुआ, यानी एंजाइटी क्या क्या थी, बेचैनी हुए, पहली मर्तबा जा रहे भी हैं वहाँ पे, फिर इतने बड़े चैंपियनशिप है। एंजाइटी ये थी कि भाई हर आदमी का ये रहता है कि भाई मैं कंट्री को प्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट, कंट्री को, देश को रिप्रेजेंट करना सबसे बड़ा वो है। जी। आप अपने लिए कर रहे थे पहले, हाँ, अपने लिए कर रहे थे, अब देश के लिए करना है, जी, मुल्क के लिए करना है। जी। तो मुल्क के लिए करना है तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और दिमाग में चल रहा था कि नहीं भाई अपन जाके वहाँ इंडिया का फ्लैग लेके जाएंगे, जी। तो लहराना है फ्लैग, ये टारगेट था शुरू से। अच्छा। और मैं बहुत इंस्पायर था अजहरुद्दीन से। अच्छा।
क्योंकि अगर अभी उसे क्रिकेटर अजहरुद्दीन साहब से इतना इंस्पायर था कि मैं उन्होंने जब रिप्रेजेंट करते थे कंट्री को, वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया के कैप्टन रहे, तो मैं देखता था तो मैं सोचता था कि भाई मैं भी कोई फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्री के लिए करना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, कुछ कंट्रीब्यूशन है ना अपने मुल्क के लिए, बिल्कुल वो बहुत ख्वाहिश थी, वो जज्बा था जी। तो फिर उसके बाद जब मैं अजहर से मिल के उनको मैं सुनाया था भाई मैं इतना वो करता था, ऐसा आप इंस्पिरेशन थे हमारे। इंस्पिरेशन थे उनके। फिर माशाल्लाह से फिर अजहर भाई को ट्रेनिंग देने का भी मौका मिला, अरे वाह अजहर भाई को ट्रेनिंग दिया मैं, जी सुबह सुबह जाके ट्रेनिंग देता था। क्रिकेट उनका तकरीबन ख़त्म होने के बाद भी अजहर भाई ऐसा अपनी फिटनेस मेंटेन करते थे, जी मैं जाने से पहले रेडी रहते थे अजहर भाई, अच्छा मैं रेडी शूज़ वूज़ पहन के, जी तो फिर हम 1 घंटा 1.5 घंटा उनको वर्कआउट कराता था मैं। अजहर भाई भी मस्कुलर करे तो बॉडी वो टाइम, क्या तो बहरहाल अजहर भाई से इंस्पिरेशन था देख देख के कि इंटरनेशनल जाने का इंस्पिरेशन। जी 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 फिर उसके बाद मैं माशाल्लाह से अपना जो प्रिपरेशन था वो प्रिपरेशन बढ़ा दे के, साथ में ये था कि कुछ ना कुछ वहाँ पे अगर मैं नहीं भी लाया तो कम से कम जब अगर मैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं स्टेज पे अच्छा दिखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना आप यकीन जानिए प्रिपरेशन जब होता था तो लास्ट में फ़ोटोज़ लेते थे, हमारे मेरे जो असिस्टेंट 2-3 ट्रेनर्स थे और मेरे भांजे भी थे रिश्ते के, वो लोग मेरे फ़ोटोज़ कवर करते, मैं कैसा वर्कआउट कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट कितना आ रहा। फिर लास्ट में पोजिंग करता था पूरी एक्सरसाइज के बाद। पोजिंग आजकल बच्चे पोजिंग के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, पोजिंग अच्छी स्टेज पे अगर आप अच्छी करें तो लोगों को भी अच्छा दिखना, जज को भी अच्छा दिखना, तो पोजिंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन से करता था मैं। और प्रिपरेशन जब करता था कम से कम आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट की पोजिंग रहती थी मेरी लास्ट में वर्कआउट के बाद, तो उसमें मसल क्वालिटी भी अच्छी होती है आपकी जी जब आप एक्सरसाइज करके पोजिंग करते, हाँ, तो आपकी मसल क्वालिटी इम्प्रूव होती। जी तो आप यकीन मानिए मैं डेली फ़ोटोज़ लेता था, जी अब लोग बोलते रहे डेली क्या इम्प्रूवमेंट आता क्या, जी लेकिन वो चीज़ फ़ोटो में मैं बताता था कि कल ये थी, आज ये थी, फिर ये थी बोल के कंपैरिजन दिखता था। हाँ, कंपैरिजन कर। बाहर किन किन से मिलने का मौका मिला जब इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आप गए? इंटरनेशनल में जब गया मैं केविन लेब्रॉन से मिला जी फ्लेक्स व्हीलर से मिला, जी ये 2 लोगों से मिलके मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मिस्टर ओलंपिया के बॉडी बिल्डर्स थे। जी आर्नल्ड से मैं मिलने वहाँ जाने वाला था कैलिफोर्निया, लेकिन आर्नल्ड वहाँ नहीं थे, जी उन्होंने कहीं दूसरी कंट्री को गए हुए थे, तो फिर उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। 2-3 बार ट्राई किया, बहरहाल नहीं हुआ। लेकिन रॉनी कोलमैन मेरा कैलेंडर, जब वो बेंगलुरु आए थे तो मेरा कैलेंडर रॉनी कोलमैन लॉन्च किए थे। अच्छा और रॉनी कोलमैन बोले थे अपनी स्पीच में कि मेरे को नहीं मालूम था इंडिया में भी ऐसे बॉडी बिल्डर्स है। अच्छा सर तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जी कि एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया 8 टाइम्स आपके बारे में ये बोल रहा है कि मेरे को नहीं मालूम था इंडिया में भी ऐसे बॉडी बिल्डर्स है, तो मेरे लिए एक सर्टिफिकेट की तरह हो गया। उनकी जो बात थी अप्रिसिएशन, बड़ा अप्रिसिएशन था मेरे लिए। जी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रॉनी कोलमैन के साथ बात हुई सप्लीमेंट के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर जी और अच्छा उनके साथ बहुत देर टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। तो वो इंटरनेशनल और मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डर से जब आप मिलते, एक कॉमन आप एक नेशनल इंटरनेशनल जब आप करते, वैसे बॉडी बिल्डर से मिलना भी एक अचीवमेंट होता। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे लिए एक अचीवमेंट था जी कि भाई रॉनी कोलमैन मेरा कैलेंडर लॉन्च कर रहे हैं, जी तो बहुत मज़ा आया उनके साथ। और उसके बाद फिर मैं इनसे मिलने का मौका मिला, हमारे फिल हीथ जी से भी बहुत अच्छी हमारी मुलाकात रही। जी वो बॉम्बे में कंपटीशन के लिए मैं भी गेस्ट था उसमें, उनको भी बुलाए थे, तो वहाँ पे होटल वेस्टर्न में मैं और फिल हीथ मिले, बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी बात रही। जी तो बहरहाल तकरीबन मिस्टर ओलंपियाज़ बॉडी बिल्डर से मुलाकातें हुई और एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और मैं यही चाह रहा था हमारी गवर्नमेंट से कि स्टेट में मेरे को अगर बॉडी बिल्डिंग एकेडमी के लिए जगह अगर मिली तो मैं बड़ी बॉडी बिल्डिंग एकेडमी सेटअप करके
यहाँ से इंटरनेशनल पे, जैसा अब मैं मेरे जिम से भी मैं माशाल्लाह कई मेरे बच्चे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे गए। जैसा कि 2010 में मैं कोच बनने के बाद कई राजू यादव है, लक्ष्मण रेड्डी है, मेरे अंडर में भी ये लोग आपके अच्छे। हाँ, तो मैं चाह रहा था कि एवरी ईयर इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टूडेंट्स जाना, इंडिया से, ख़ासतौर से हैदराबाद से, तेलंगाना से। जी। तो राजशेखर रेड्डी साहब के टाइम पे ये हुआ था कि बॉडी बिल्डिंग एकेडमी के लिए जगह देंगे। फिर उसके बाद मैं ट्राई किया, फिर किरण कुमार रेड्डी के टाइम पे ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर केसीआर साहब के टाइम पे ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं बोला नहीं, अब कोई करो मत करो, अपने को अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो मैं अपने लेवल पे जिम्स आज रन कर रहा हूँ और कई बच्चे मेरे पास एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई बच्चे पार्टिसिपेट करके आए और कई बच्चे करना चाह रहे हैं। लेकिन वो लोगों का सवाल यही है मेरे से सपोर्ट। कि आप ये इतने लेवल पे गए तो आपको क्या मिला। जी। ये जो सवाल है ये बहुत भयानक सवाल है, ऐसे बात है। आपको क्या मिला। तो मैं लोगों को यही बोला कि भाई देखो, मिलने का रिकॉग्निशन मिला, सही बात। मैं मशहूर हो गया, कई लोगों में रिस्पेक्ट है माशाल्लाह से, पुलिस ऑफिसर्स में, फिल्म एक्टर्स के साथ, स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ, लीडर्स के साथ उठना बैठना हुआ, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो एक अच्छा इसमें अगर आपको कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, मशहूर तो हो गए आप। तो मशहूर होने के बाद अब मैं जो आप देख रहे हैं कि एज ए स्पीकर मैं काम कर रहा हूँ। हम दुआ करेंगे कि ये बात आपकी रेवंत रेड्डी साहब तक ज़रूर पहुँचे और ऑडियंस ये जो है अपने कमेंट्स के ज़रिए से रेवंत रेड्डी साहब तक ज़रूर पहुँचाइए कि एक स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो स्पेसिफिक जिम के जो लोग हैं उनके लिए, फेडरेशन के जिम बॉडी बिल्डिंग एकेडमी के लिए जो है वो अलॉट हो। तो फिर वहाँ से जितने भी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में या बॉडी बिल्डिंग में जो लोग अपना कैरियर डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा, तो वो लोग यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज ए कोच अब जो आप कोशिशें कर रहे हैं तो आपका विजन क्या है? देखिए, मेरा विज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जैसा दागिस्तान में हबीब हबीब जो एमएमए के कोच है, जो उनकी कंट्री डोमिनेट करे एमएमए में, मैं चाहता हूँ कि इंडिया हमारा डोमिनेट करना बॉडी बिल्डिंग में। जी। जैसा हम क्रिकेट में भी आज वर्ल्ड लेवल पे है, जी। तो वैसे ही बॉडी बिल्डिंग में मैं चाहता हूँ कि हमारा यूथ इंटरनेशनल लेवल पे जाके मेडल्स हासिल करना। और माशाल्लाह हमारे पास टैलेंट है और बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट रहेगी तो हमारे बॉडी बिल्डर्स जाके इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। तो यही मेरा टारगेट है और मैं चाहता हूँ कि यूथ पूरा फिट रहे और हमेशा हेल्दी रहे, क्योंकि फिट और हेल्दी अगर यूथ है तो कुछ भी चीज़ के लिए वो काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है अपनी कंट्री के लिए। जी। तो अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करके कुछ ना कुछ यूथ नाम कमाना चाहिए। जी। तो इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। जैसा कुरान में आता है, वल्लैसल इंसान इल्ला मा सा, अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देने वाले हैं। लेकिन शॉर्टकट में नहीं, लॉन्ग टर्म में अच्छी मेहनत करके ग्रेजुअली स्लोली करे तो इंशाल्लाह उसमें उसको कामयाबी मिल सकती है। तो आपका मैसेज उन तमाम नौजवानों के लिए जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर अगर नहीं भी रखते तो तमाम यूथ के लिए, इंडियन यूथ के लिए आपका मैसेज क्या है? इंडियन यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है कि अपनी बॉडी को अच्छी बना के रखिए, अपनी बॉडी के लिए टाइम दीजिए। 1-1.5 घंटा जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो भी दीजिए, जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी, यूथ से मैं कहना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपनी बॉडी के लिए अगर आप टाइम दिए तो इंशाल्लाह आप हेल्दी रहे तो कुछ भी काम कर सकते हैं। अपने घर वालों के लिए काम कर सकते हैं, हैदराबाद के लिए, इंडिया के लिए काम कर सकते हैं। तो एक शायर कहता है, मेरे को जब अवार्ड मिला था दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, भारत के अनमोल का अवार्ड मिला था, तो मैं अवार्ड लेने के बाद मुझसे कहा गया कि भाई आप कुछ बोलिए, तो ये शेर मुझको याद आया। तो मैं यूथ के सामने ये शेर रखना चाहूँगा कि हमारी बॉडी कितनी इम्पोर्टेंट है। हम एक ब्रांड है, हमारी बॉडी एक ब्रांड है। और जैसा गुची है, अरमानी है, वो है, ये ब्रांड है, वैसे ही हमारी बॉडी ब्रांड है। जब हम हमारे बॉडी को अच्छी बनाएंगे तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ सच सकती है। तो एक शायर कहता है कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है।
परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता। क्या बात है बस सर। तो यही है कि अपनी बॉडी को संभाल के रखना चाहिए और अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है, इसको अगर संभालेंगे तो ये अच्छी रहेगी, तो हम हेल्दी रहेंगे, कई काम कर सकते हैं और बीमारियों से हमारी हिफाजत हो सकती है। और ख़ास तौर पे जो लोग बॉडी बिल्डिंग में हैं, अब जितने चीज़ें चल रही हैं उसमें स्पेसिफिक मैसेज क्या है जो लोग बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए? बॉडी बिल्डिंग में जो लोग अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके जो मेंटर है, वो मेंटर को आप अच्छे मेंटर को चुनिए, चुन के उनको फॉलो करिए, उनसे टिप्स लीजिए। बग़ैर मेंटर के, बग़ैर कोच के, बग़ैर ट्रेनर के कोई भी काम मत करिए। आप ट्रेनर से पूछिए आपकी डाइट के बारे में, आपके प्रोटीन के बारे में, आपकी एक्सरसाइज के बारे में। अपने मेंटर से आप पूछेंगे, ट्रेनर से, तो आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी। बग़ैर उसके इंटरनेट से, गूगल से, उससे इससे आजकल जो बच्चे शॉर्ट टर्म जाना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ये वो चीज़ें ले रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं स्पेसिफिक बोलना चाहूँगा, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हेल्थ के लिए बड़ा ही ख़तरनाक। जी। मैं उन बच्चों से, बॉडी बिल्डर से कहना चाहूँगा, स्टेरॉइड आप लेंगे तो देखिए कई बॉडी बिल्डर्स, कई एथलीट्स हैं जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें, उनकी डेथ जल्दी होगी। और स्टेरॉइड से क्या क्या होता, आपका लीवर डैमेज होता, आपके किडनीज पे इफ़ेक्ट होता, आपके हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होता। सबसे ख़तरनाक चीज़ है यंगस्टर से मैं कहना चाहूँगा, इम्पोर्टेंसी का शिकार हो जाते हैं यंगस्टर। तो इसलिए स्टेरॉइड्स को छोड़िए, अच्छे प्रोटीन पे कंसंट्रेट कीजिए और ऐसे कॉम्पिटिशन्स कीजिए जो नेचुरल कंपटीशन है, जिसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं है। वैसे कंपटीशन करके अपने आप को फिट भी रखिए और इंशाल्लाह आगे तक आप बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी अपना एक वो जो है ना टास्क लिया हुआ है, आप नेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन स्पीचेस के थ्रू या जिन सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं वो सेगमेंट कौन सा है? यूथ में स्पेसिफिक काम कर रहे हैं या इन जनरल है, और अगर है तो फिर उसका टारगेट क्या है? देखिए मेरा टारगेट हमेशा यूथ ही रहा, जी। क्योंकि यूथ ही आगे लीडर है, यूथ ही आगे कंट्री को संभालने वाला है। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि यूथ हमारा बिल्कुल सही हो जाए, डिसिप्लिन में आ जाए। हमारे पास इनडिसिप्लिन बहुत हो रहा है। यूथ को मैं बार बार कहता हूँ, जैसा कि मैं एक मिसाल देना चाहूँ आपको, रात का जगना है। रात में अगर जगेंगे तो पूरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। एज ए फिटनेस ट्रेनर मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात में जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठ सकते हैं, जल्दी उठेंगे तो आप पूरे काम कर सकते हैं। तो आपकी नींद अगर पूरी हुई, 10 o'clock से लेके 4 o'clock तक का जो टाइम है, हमारे सिस्टम को रेस्ट देने की ज़रूरत है। अगर आप जब जगेंगे तो सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। अगर आप सो जाएंगे तो वो टाइम पे आपका सिस्टम काम करता है, आपके मसल डेवलप होते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो पहला मैं यूथ से कहना चाहूँगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए रात में जल्दी सो जाइए। इन कॉमन तमाम लोगों के लिए है ये, लेकिन यूथ इसलिए टारगेट है क्योंकि यूथ हमारे नेशन को संभालने वाला है, हमारे हिंदुस्तान को संभालने वाला यूथ है, हमारा फ्यूचर है। हमारे लीडर्स है, हमारे आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, जो भी बनेंगे यूथ ही बनेगा। राइट। तो यूथ अगर अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तो यूथ अच्छा काम कर सकता है। कोई भी प्रोफेशन में बोल रहा हूँ मैं, जी। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस में नहीं, कोई भी प्रोफेशन में यूथ काम कर सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूथ हेल्दी रहे और फिट रहे और डिसिप्लिन वाला यूथ रहे। अब देखने में आ रहा है कई बच्चे गुटखा, सिगरेट, पान, शराब, गांजे में मुब्तला है और उसकी वजह से कितने वाक़यात हो रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा, वो हो रहा। तो वो चीज़ों से यंगस्टर्स दूर रहते हुए अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, फिट रहें। फिट रहेंगे तो हमारा इंडिया फिट रहेगा, मैं यही कहना चाहूँ। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में चैंपियंस बनाना चाहते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में, कोई टेनिस में, कोई फुटबॉल में, फुटबॉल का भी काफ़ी क्रेज़ जो है हमारे छोटे बच्चों में वो बढ़ता जा रहा है अब, तो पेरेंट्स की भी ये ख्वाहिश है कि स्पोर्ट्स में बढ़ाएं, तो कोई ऐसी टिप जो पेरेंट्स फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल, पहले तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालिए।
जी क्योंकि ये मोबाइल का जो ज़माना है, मोबाइल हमारे बच्चों को बिल्कुल इंडोर में ला दिया, और कई बच्चों में मैं देखा विटामिन डी की कमी है क्योंकि वो बाहर आउटडोर गेम नहीं खेलने की वजह से। तो मैं पेरेंट्स से ये ख्वाहिश करूँगा कि आप ज़रूर स्पोर्ट्स में डालिए, कोई भी स्पोर्ट्स में डालिए, क्योंकि मैं बार बार अपने स्पीचेस में कहता हूँ, अभी भी कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, हम अपने इंडिया का झंडा दूसरी कंट्री में जाके लहरा सकते हैं बिल्कुल स्पोर्ट्स के ज़रिए। जी तो स्पोर्ट्स में बच्चों को डालना चाहिए। और स्पेसिफिक मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे हैदराबाद के पानी में वो तासीर है, हम यहाँ से डायमंड्स देते हैं वर्ल्ड लेवल पे। जी हबीबुर रहमान साहब, आप बोलेंगे कि मैं दूसरी जगह से हूँ, आप हैदराबाद से, लेकिन मैं हैदराबाद की आप मिसाल लेना चाहता हूँ जी कि हैदराबाद के पानी में वो तासीर है। हैदराबाद इंटरनेशनल लेवल पे डायमंड्स देता है। जी जैसा कि आप क्रिकेट में आ जाइए, मैं मिसाल देना चाहूँगा मोहम्मद अजहरुद्दीन की, वीवीएस लक्ष्मण की, वेंकटपति राजू की, अरशद अय्यूब की, मोहम्मद सिराज की जी और तिलक वर्मा की। जी तो ये क्रिकेट की है। फिर आप बैडमिंटन में आ जाए, साइना नेहवाल, फिर टेबल टेनिस में आइए नायना जायसवाल, फिर विंबलडन में आइए सानिया मिर्ज़ा, फिर बैडमिंटन में आइए पीवी सिंधु। हमारे पास मिसालें हैं माशाल्लाह। स्पोर्ट्स में मिसालें हैं जो हैदराबाद क्या है वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करके। फिर आपका छोटा भाई भी जाके वहाँ पे हैदराबाद का इंटरनेशनल पे नाम किया। मैं भी हैदराबाद से हूँ जी और पुराने शहर से हूँ माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पानी में तासीर है। अगर कोई भी स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा, पेरेंट्स बिल्कुल डालना चाहिए। और बच्चे का फिटनेस अच्छा रहता है। और स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कही कि स्पोर्ट्स से हम अपने इंडिया का झंडा दूसरी कंट्री में जाके लहरा सकते। बिल्कुल। तो एक एडवाइस आपकी कि जो यंगस्टर्स, अब कुछ लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास इंडिया में ऐसा है कि रिसोर्सेज कम हैं और बॉडी बिल्डिंग इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो अब हौसले ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम हैं, जी, तो ऐसे बच्चे क्या करें? मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, अपने लिए कमाने के लिए मौक़े देखें कि पार्ट टाइम जॉब करें अपने आप के लिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के ऊपर बच्चा बोझ नहीं बनना चाहिए। पेरेंट्स की हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और ये एहसास के साथ, मैं इससे पहले मेरी स्टोरी में बोला था कि हमको एहसास होना चाहिए। पेरेंट्स का एहसास, घर वालों का एहसास, अगर आदमी में एहसास रहा तो वो आदमी बहुत आगे तक जा सकता। कि अगर उसको मेरे पेरेंट्स का एहसास है तो मैं मेरे पेरेंट्स के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा। राइट, तो पेरेंट्स के ऊपर बगैर बोझ बने कि आप अलग से जॉब करिए, मेहनत करिए, कमाइए, और कमा कर अपने पैसे लगाइए, लगा कर आप अपनी बॉडी बनाइए। बिल्कुल। पेरेंट्स के ऊपर बोझ मत बनिए। अब जो बड़े घराने के लोग हैं उनके पास अगर पैसा है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर आप अपना करना चाहिए, करके अपने फील्ड में, अपने स्पोर्ट्स में आप अपने आप को वो करने की ज़रूरत। बॉडी बिल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फिलॉसफी आप क्या मानते हैं? फिलॉसफी क्या है, मैंने जैसा आपको कहा कि डाइट का सबसे बड़ा रोल है। 60% डाइट है जी और 40% एक्सरसाइज है जी और डिसिप्लिन है। जी मैं हमेशा 4D की बात करता हूँ हबीबुर रहमान साहब। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप कई लोगों के इंटरव्यूज़ लिए होंगे, कई लोगों से बात किए, लेकिन मैं एक बात आपके ये चैनल से पहुँचाना चाहूँगा कि हमेशा मैं 4D को मानता हूँ। जी पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है डेडिकेशन, तीसरा है डिटर्मिनेशन, और चौथा डी जो मैंने अपनी तरफ से मैं देखा, मेरी ज़िंदगी में मैं देखा, चौथा डी है माँ बाप की दुआएं। अच्छा, दुआ। दुआ, माशाल्लाह। चौथा डी दुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। और माँ बाप दुआ करे तो मैं बार बार कहता हूँ, माँ बाप की दुआ लग गई आपको, और माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। जो ख़ास तौर पे वालिद की दुआ अपने बेटों के लिए, जब वो वालिद दुआ करते हैं तो उनकी दुआ रद्द नहीं होती। आपके बाबा के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत क्लोज रहा? क्लोज रहा और दुआएं रही तो आज उनकी दुआओं का ही नतीजा है। मैं ये यूथ से कहना चाहूँगा कि
माँ बाप की दुआएं लीजिए, लेके आप अगर कोई भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए, जो भी अपनी फील्ड में, जो भी फील्ड में आप कोशिशें कर रहे हैं, तो दो तीन चीज़ें तो आप रिपीटेड सुनेंगे हर सक्सेसफुल स्टोरी में, हर सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में आप कुछ चीज़ें रिपीटेड सुनेंगे। जैसे कि एक डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, ज़िद होनी चाहिए कि जिन हालात में भी आप हो, तो ज़रूरी नहीं कि उन्हीं हालात में आप हमेशा रहें, आपको हालात को तब्दील करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। और इस सफ़र में कुछ चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरत और तोशा बन जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो अच्छे लोगों की सोहबत है, माँ बाप की दुआएं हैं। और आपके पास अगर माँ बाप है तो बहुत बहुत मुबारक, मगर अगर आप उनको वक्त नहीं दे रहे हैं तो ये अफसोस की बात है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम है और आपके पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स की दुआओं से जो आपको सक्सेस मिलेगी आगे चल के अपनी ज़िंदगी में, आप सक्सेस तो देखेंगे, बट पेरेंट्स शायद उस वक्त हमारे साथ में ना हो। जैसे कि इस वक्त मैं, मोहतशिम भाई, आप देख रहे हैं कि उनके वालिद नहीं हैं, मेरे भी वालिद नहीं हैं। हम में से कई सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी, सक्सेस मिलेंगी, मगर वो चीज़ आप उनके साथ नहीं देख सकेंगे जिनके साथ आप देखना चाहते हो। तो इसीलिए जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप करना चाहते हो, उन चीज़ों में टाइम के साथ काम करिए और जो मिल जाए उस पे शुक्र अदा करिए। और अपने प्रैक्टिसेस में चीटिंग नहीं, शॉर्टकट्स नहीं, स्टीरॉइड्स नहीं, और ग्रेजुअल ग्रोथ के साथ में चीज़ें होंगी। टाइम लगेगा, तकदीर बदलेगी। थैंक यू। जय हिंद।